नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है संयोग एक प्रेम कथा। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात बस दुल्हन को लेकर के पहुंचने ही वाली होगी। रमा बोली, अरे भाभी आप बहुत ही उतावली हो रही हैं, बहू के आने पर अभी खुश हो लो, फिर पता नहीं बहू कैसे निकले। ननद ने भाभी की चुटकी लेते हुए कहा, ऐसा ना कहो दीदी, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, अपने पापा की इकलौती लड़की है, माँ नहीं है बेचारी की। जब मैं पहली बार मिली थी तभी उसके संस्कारों का पता चल गया था। रमा बोली, देखते हैं भाभी। फिर से सुजाता बोल पड़ी। रमा भी बोली, देख लेंगे दीदी। तभी बारात बहू को लेकर के आ पहुँचे। रमा अपनी माँ से बोली, माँ लो बारात आ गई, अब देख लेना अपने नाती की बहू की कैसी है। तभी श्यामली देवी जो कि रमा की माँ हैं, उन्होंने कहा, क्यों ना देखूंगी अपने नत बहू को, कब से इंतजार कर रही हूँ। तुझे याद है ना, जिस साल तेरे सूर्यांश का जन्म हुआ था उसी समय तेरे बाबूजी गुजरे थे। मुझे तो लगता है कि उन्होंने ही सूर्यांश के रूप में पुनर्जन्म लिया है। हूबहू वही चेहरा, वही आंखें, वैसे ही हाव भाव। हाँ हाँ माँ, सब याद है। और कितने बार यही कहानी सुनाओगी? अब बहू को गृह प्रवेश करवाओगी कि नहीं? तुम्हें मैंने इसलिए तो यहाँ खास तौर पर बुलवाया था कि मेरी सासू माँ नहीं है। बड़े बुजुर्गों का रहना बहुत जरूरी होता है शादी ब्याह जैसे माहौल में, ताकि सारे नेकचार ठीक तरीके से हो सके। हाँ जाती हूँ, श्यामली देवी बोली। बहू जैसे ही दरवाजे की चौखट पर आई, राधिका ने द्वार छिंकाई की रस्म की और भैया भाभी ने भी खुश होकर के मुंह मांगा दाम दे दिया। फिर रमा ने श्यामली देवी से पूछा, अब बताओ माँ, कैसे गृह प्रवेश करवाना है? श्यामली देवी जैसे जैसे बताती गई, रमा देवी वैसे ही करवाती गई। अब बहू की मुंह दिखाई रस्म की बारी थी। बहू को अंदर बिठाया गया। तभी श्यामली देवी बोली, पहले बहू को उसके कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, थोड़ा हाथ पैर सीधे कर ले, फिर अगली रस्म करवाना। बेचारी थक गई होगी, और थोड़ा खाना पीना भी खिला देना। सब पूछ लेना, अभी उसके लिए नया घर है, ना तो संकोच बस कुछ ना कह पाए तो हमें समझना होगा। तभी रमा बोली, चल राधिका भाभी को उनके कमरे में ले जा, और हाँ वहीं रहना, अकेले छोड़ना मत, नई बहू को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। फिर से श्यामली देवी बोल पड़ी। थोड़ी देर बाद नई बहू आराम करके आ गई। अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू होनी थी। तभी रमा ने श्यामली देवी से कहा, चलो माँ तुम ही शुरू करो, क्योंकि तुम ही सबसे बड़ी हो। श्यामली ने जैसे ही नई बहू अलका का घूंघट उठाया, वो आश्चर्यचकित रह गई। उसका माथा घूम गया और वो चक्कर खा करके गिर पड़ी। जल्दी जल्दी श्यामली को उठाया गया और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा और बोले, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थकावट से चक्कर आ गया होगा, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन असली बात तो सिर्फ श्यामली देवी को ही पता थी और उन्हें उलझन हो रही थी। वे ज्यादा देर तक इस बात को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो अब मौका ढूंढ रही थी अपनी बात बताने के लिए। तभी रमा ने उनके चेहरे के भाव पढ़ लिए और पास जा कर के बोली, माँ क्या बात है, तुम बहू को देख करके इतनी परेशान क्यों हो गई? श्यामली देवी बोली, बताती हूँ, थोड़ा भीड़ तो कम होने दे, और जब तक सबसे कहूंगी नहीं मन में बहुत बोझ रहेगा। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। तभी रमा की ननद सुजाता बोल पड़ी, भाभी आज दूल्हा दुल्हन का कमरा भी तो सजवाना पड़ेगा। रमा बोली, आज रात नहीं, कल हम अपने गांव जाएंगे। जब तक दूल्हा दुल्हन कुल देवी के दर्शन नहीं कर सकते तब तक दोनों अलग ही रहेंगे।
गांव से वापस आने पर कमरे की सजावट होगी। हाँ भाभी, आज अगर माँ होती तो वो भी यही कहती, सुजाता बोली। तभी रमा बोली, पहले ये जानना है कि माँ अलका बहू को देख करके इतनी हैरान क्यों रह गई। पहले सब खाना खा लो, फिर बैठक में ही माँ से सारी बातें पूछते हैं। सुजाता बोली, ठीक है भाभी, मैं खाना लगवाती हूँ। वैसे भी सुबह से सब थक गए होंगे, अब सब खाना खा करके आराम करेंगे। कल भी तो बहुत काम होंगे, गांव जो जाना है। रमा बोली, हाँ दीदी। हल्की सर्दी थी, कमरे में तसले में आग भी जल रही थी, तापने के लिए काफी रात हो रही थी। सब खाना खा करके एक साथ बैठक में पहुंच गए श्यामली देवी की बात सुनने के लिए। किसी ने साल ओढ़ा था तो कोई कंबल ओढ़ करके बैठ गया, लेकिन अच्छा माहौल था, सब एक साथ थे। श्यामली देवी बोली, घर के सारे सदस्य आ गए? सब बोले हाँ। नानी, अब शुरू कीजिए कि ये क्या बात है जो आप हम सब से कहना चाहती थी। राधिका बोली, हाँ बताती हूँ। और श्यामली देवी ने बताना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, तेरे नाना जी उदय प्रताप सिंह अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहते थे। आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। उस जमाने में आज की तरह ज्यादा विकास नहीं हुआ था। तुम्हारे नाना जी के पिताजी बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। बहुत बड़ी हवेली थी उनकी और बड़ी जमीन के मालिक थे वो। उनके खेतों में एक काका काम करते थे। उनके बेटे और बहू बहुत पहले ही हैजे की चपेट में आकर के इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन उनकी एक बेटी थी, वही बूढ़े काका का सहारा थी। बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, जिससे भी बात करती थी वो उसकी बातों से मोहित हो जाता था। वो काका सिर्फ उसके लिए जी रहे थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम को चूल्हा जला करके जो भी रूखा सूखा बनता दादा और पोती खा करके सो जाते। आज से 65 साल पहले गांव का जीवन भी तो बहुत कठिन होता था, खासकर गरीबों के लिए। कच्चे घर होते थे, खपरेल वाले। रात में बिजली नहीं, पानी भी कोसों दूर कुएं से लाना पड़ता था। सर्दियों में तो तन ढकने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं होते थे, और गर्मियों में तो बस पेड़ों की छांव ही हुआ करती थी, या तो पेड़ों की हवा हुआ करती थी जो शीतलता पहुंचाती थी। बरसात में तो और भी बुरा हाल होता था। कच्ची सड़कें, वो भी कीचड़ से लथपथ, आधे आधे पैर समा जाते थे। 3 महीने लगातार बारिश होती थी, सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं होते थे। हाँ, तो जो काका थे वो जमींदार साहब के खेतों में काम करते थे। एक दिन वो चक्कर खा करके गिर पड़े। उनकी 4 साल की पोती सुखिया रोने लगी। वहीं खेतों में काम कर रहे लोगों ने उन्हें उठाया। जमींदार साहब तब तक पहुंचे। जमींदार साहब इतने भी बुरे नहीं थे। उन्होंने कहा, रामदीन, अब तुम बूढ़े हो गए हो तो तुम अब खेतों में काम मत करो। रामदीन काका बोले, हुजूर, फिर खाएंगे क्या? ये नन्ही सी बच्ची है, इसका पेट कैसे पालूंगा? जमींदार साहब बोले, ऐसा करो, तुम यहीं हवेली पर आ जाया करो। सामने वाले बाड़े में बहुत से जानवर हैं, उनकी देखभाल कर दिया करो और वहीं खाना भी खा लिया करो। रामदीन काका बोले, ठीक है मालिक, लेकिन ये बच्ची भी मेरे साथ आएगी, क्योंकि इसे मैं खेतों में भी ले जाता था। जमींदार साहब बोले, ठीक है। दूसरे दिन रामदीन काका सुखिया के साथ हवेली पहुंच गए। सुखिया जैसे ही हवेली के बाड़े में पहुंची, एक गेंद आई और उसके सिर पर लग गई। तभी गेंद को ढूंढते हुए तुम्हारे नाना जी उदय प्रताप सिंह आ पहुंचे। उन्होंने सुखिया से गेंद मांगी, लेकिन सुखिया ने गेंद वापस करने से इनकार कर दिया। सुखिया बोली, मैं गेंद नहीं दूंगी। उदय बोला, लेकिन क्यों? मेरे सर पर गेंद लगी है और चोट लग गई है, इसलिए। सुखिया बोली। तभी उदय ने अपने दोनों कान पकड़े और माफी मांगते हुए कहा कि आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा, और सुखिया ने मुस्कुरा करके उदय की गेंद वापस कर दी। इसी तरह धीरे धीरे सुखिया और उदय में गहरी दोस्ती हो गई। चूंकि रामदीन के साथ सुखिया भी रोज हवेली जाती, तो दिन भर दोनों साथ में खेलते। कभी कभी तो उदय अपने हिस्से का खाना भी चुपके से सुखिया को दे जाता। अब उदय ने अपने और भी बाकी दोस्तों के साथ खेलना छोड़ दिया था। वो दिन भर सुखिया के साथ ही खेलता। ये सब उदय की माँ को पसंद नहीं था कि किसी गरीब मजदूर की लड़की उनके बेटे के साथ घुले मिले।
उन्होंने उदय के पिताजी से कहा तो वो बोले, बच्चे हैं, खेलने दो, अभी नासमझ हैं। और यह कह करके उन्होंने बात टाल दी। दोनों बच्चों को अब एक दूसरे के साथ ही आदत पड़ चुकी थी। एक बार रामदीन बीमार पड़ गया तो 3 दिन हो गए हवेली न जा सका। उधर उदय को भी सुखिया के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। सुखिया को वो प्यार से सुखी कहने लगा था और सुखिया उदय को छोटे ठाकुर ही कहती थी। बस फिर क्या था, उदय गांव की ओर निकल पड़ा सुखिया से मिलने। रामदीन काका के घर, गांव का कच्चा और धूल भरा रास्ता, लोगों से पूछते पूछते पहुंच गया रामदीन काका के घर। देखा तो एक छोटा सा बाड़ा है, बगल में घना नीम का पेड़। नीम के पेड़ के नीचे एक बैलगाड़ी खड़ी है, लेकिन वहां कोई बैल नहीं बंधे हैं। बगल में एक नांद बनी है, शायद बहुत पुरानी थी, लेकिन अभी तो जगह जगह से टूट चुकी थी। कच्ची मिट्टी की जो बनी थी। कच्चा घर था, खपरेल छाया हुआ था। उदय घर के दरवाजे के पास पहुंचा और सांकल खटखटाई। सुखिया ने दरवाजा खोला तो बहुत ही खुश हो गई। अरे छोटे ठाकुर, तुम हमारे घर आ गए? सुखिया बोली। हाँ, 2-3 दिन से तुम हवेली नहीं आई तो चला आया तुमसे मिलने के लिए। हाँ, दादा की तबीयत खराब है तो वो काम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं आ पाए हम दोनों, सुखिया बोली। तभी अंदर से रामदीन ने आवाज दी, किससे बतिया रही है सुखिया? अरे दादा, छोटे ठाकुर आए हैं हम लोगों से मिलने, सुखिया खुश होकर के बोली। अच्छा, छोटे ठाकुर आए हैं तो पगली बाहर ही क्यों खड़ा कर रखा है? उन्हें जरा अंदर बुला ले, रामदीन बोला। आओ छोटे ठाकुर आओ। और कैसे आना हुआ? रामदीन ने उदय से पूछा। वो कई दिन हो गए आप लोग हवेली पर नहीं आए थे, तो मैं आज चुपके से बिना किसी को बताए आप लोगों से मिलने चला आया, उदय बोला। ये तुमने अच्छा नहीं किया छोटे ठाकुर, किसी को बिना बताए ही चले आए। तभी दरवाजे पर किसी ने सांकल खटखटाई। सुखिया भागकर दरवाजे पर गई और अंदर आते हुए बोली, पड़ोस वाली काकी थी। दादा की तबीयत खराब है और मुझे खाना बनाना नहीं आता तो खाना देने आई थी। खाना? उदय चिल्ला करके बोला। मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, पता है आप लोगों के घर का पता पूछते पूछते भूख भी लग गई और प्यास भी। सुखिया बोली, हाँ हाँ, लो तुम भी खाना खा लो छोटे ठाकुर। और सुखिया ने सबके लिए मटके से अलग अलग लोटा भर दिया और अलग अलग थाली ले आई। और सुखिया ने खाना खोला, देखा आलू टमाटर की तरी वाली ढेर सारी हरा धनिया डाल करके सब्जी थी, प्याज की चटनी, एक लोटे में बघारी वाली छाछ और चूल्हे की मोटी मोटी ज्वार वाली घी में सराबोर रोटियां थी। अरे इतना अच्छा खाना, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, जरा जल्दी जल्दी परोसो। उदय खाने को ललचाई नजरों से देखते हुए बोला। हाँ हाँ, परोसती हूँ, थोड़ा सब्र रखो छोटे ठाकुर, सुखिया बोली। फिर सबने साथ मिलकर के खाना खाया। खाना कम पड़ गया। सुखिया थोड़ा सा खा करके उठ गई। वो चाहती थी कि उदय भरपेट खाना खा ले। वो सुबह का बचा हुआ दलिया ले आई और एक लोटे से दूध निकाल करके दलिया में मिलाया और खाने लगी। अब उदय बोला, चल कुछ खेलते हैं। सुखिया अपने सारे मिट्टी के बर्तन लेकर के बैठ गई। चूल्हा, चकला, बेलन, हांडी और ना जाने क्या का। मैं लड़का हूँ, मैं क्या करूँगा तेरे चूल्हे चौके का, मैं ऐसे खेल नहीं खेलता, चल कुछ बाहर चल करके खेलते हैं, उदय बोला। तभी रामदीन बोला, छोटे ठाकुर अब तुम हवेली जाओ, ऐसा ना हो कि सब तुम्हें ढूंढ रहे हों। उदय अनमने मन से बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। और सुखिया उदय को दरवाजे तक छोड़ने आई और तब तक उसे निहारती रही जबकि वो गली के आखिरी छोर में ओझल ना हो गया। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे, फिर भी साथ साथ खेलने, कभी हरे हरे खेतों में तो कभी तालाब के किनारे। अब दोनों ही 10 साल के हो चुके थे। उदय की माँ को उनका साथ साथ रहना बहुत खटकता था। उसने जमींदार साहब से कहा तो उन्होंने उदय को शहर के स्कूल में डलवा दिया और वो वहीं हॉस्टल में रहने लगा। इधर सुखिया भी अपने घर के सारे काम करने लगी थी। दादा के साथ जानवरों को संभालती थी। हर गाय और बछड़ा उसे पहचानने लगा था। कभी कभी ज्यादा पैसों के लिए खेतों में कटाई कर लेती, जिससे आमदनी हो जाती। उसे अपनी खुद की गाय खरीदने की धुन सवार हो गई थी। और फिर अब उदय भी नहीं था
तो किससे बतियाती, इसलिए अपनी आप को काम में व्यस्त रखती थी। जीवन ऐसे चल ही रहा था। अब सुखिया ने हवेली जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसने भी एक आध गाय और कुछ बकरियां पाल ली थी। दिन भर उसी में व्यस्त रहती थी। उसने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा दूध बेच करके और बकरियों के बच्चे बेच करके थोड़ी बहुत बचत करके कुछ पैसे इकट्ठा करेगी और खुद की जमीन खरीद कर खेती करेगी। तभी उसके बगल वाले काका, जो काकी उन्हें खाना दे जाती थी, उनके पति उन्हें सांप ने काट लिया और वे नहीं रहे। काकी के कोई भी अपना नहीं था। एक छोटा सा बेटा था, वो भी गोद में, और कोई बचत भी नहीं थी और ना कोई जीविका का साधन था। तभी सुखिया बोली, घबराओ नहीं काकी, मैं हूं ना, और दादा भी तुम्हारे पास जो थोड़ी सी जमीन है उसमें मिलकर के काम करेंगे। बिल्कुल भी चिंता ना करो, तुमने भी तो हमारे बुरे समय में मदद की है। आखिर एक दूसरे के अब काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। सुखिया की बात सुन करके मनकी काकी ने आंखों में आंसू आ गए। बोली, हमेशा खुश रह मेरी बच्ची, भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे। अब सुखिया और मनकी खेतों में काम करती। जो भी बचत होती सुखिया सारी मनकी के हाथ में रख देती। मनकी भी उसमें से आधी सुखिया को देती। बोलती, तू भी तो आधी की हकदार है। उधर उदय भी शहर से एक आध 2 दिन के लिए गांव आता। कभी कभार सुखिया से मिलने उनके घर जाता। लेकिन अब सुखिया पहले की तरह उदय से बातें ना करती और ना उसके साथ उसके पास बैठती। बस उसकी पसंद का खाना पूछ करके बना करके खिला देती। अब उसके चेहरे पर उदय को देखकर लज्जा के भाव आने लगे थे। उसे अब उदय से बात करने में संकोच होता था। उदय ने एक बार पूछा कि सुखी, क्या हुआ? अब तुम पहले जैसे बातें क्यों नहीं करती हो मुझसे? हमेशा दूर भागती हो। सुखी शर्माते हुए बोली, बस ऐसे ही। इसी बीच कुछ दिनों बाद मनकी काकी बहुत बीमार पड़ गई। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि फिर कभी भी उठ ना सकी। अब उनके बच्चे की और खेत की जिम्मेदारी सुखिया पर आ गई। सुखिया ने मनकी काकी के बेटे गोविंद को गोद ले लिया और उसकी यशोदा मैया बन करके उसे पालने लगी। अब खेत में उसे अकेले काम करना पड़ता, फिर गोविंद को भी संभालती। रामदीन की हालत भी अब जर्जर हो चुकी थी। वो भी आए दिन बीमार रहने लगा था। गोविंद भी अब बड़ा हो रहा था और सुखिया जवान। गोविंद भी सुखिया को ही माँ बुलाता था। उधर अब सुखिया 16 साल की हो चुकी थी। अब रामदीन को उसके ब्याह की चिंता हो रही थी, लेकिन सुखिया यह कह करके मना कर देती कि जो भी गोविंद को अपनाएगा उसी से ब्याह करेगी। लेकिन मन के किसी कोने में तो उदय बसा था। उधर उदय भी अब जवान हो चला था। उसके मन में भी अब सुखिया दूर नहीं थी। उसके मन से भी अभी सुखिया दूर नहीं हुई थी। जब कभी उदय गांव आता तो रामदीन और सुखिया से मिलने जरूर आता था। कुछ दिनों बाद रामदीन भी भगवान को प्यारे हो गए। अब सुखिया के सर पर किसी भी हाथ का सहारा ना बचा था, लेकिन उसे जीना था, क्योंकि अब गोविंद उसकी जिम्मेदारी थी। इसी तरह 1-2 साल और बीत गए। अब सुखिया 18 की हो चुकी थी। एक दिन उदय गांव आया, सीधा सुखिया के घर पहुंचा, लेकिन सुखिया तो खेत में थी। वो खेत की ओर चल पड़ा। सुखिया ने उदय को देखा और बोली, छोटे ठाकुर, तुम इधर ना आया करो, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। उदय बोला, ठीक है, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? नहीं छोटे ठाकुर, इस जन्म में तो ये नहीं हो सकता। कहाँ तुम और कहाँ मैं? सुखिया ने जवाब दिया, मैं तुमसे हर हाल में ब्याह करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उदय बोला, बोलो ना, मुझे चाहती हो? उदय ने फिर पूछा। जब से होश संभाला है मुझे ठाकुर, तुम्हारे लिए ही जीती आई हूँ। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अगर तुम मुझे अपनाओगे तो मेरे लिए इससे बड़ा और कोई उपकार ना होगा। सुखिया बोली। उदय ये सुन करके बहुत खुश हुआ और बोला, आज ही बाबूजी और माँ से बात करता हूँ। सच छोटे ठाकुर, हमारा ब्याह होगा? सुखिया ने खुश हो करके पूछा। हाँ होगा, जरूर होगा। अब तो मुझसे बात करने और बोलने में कोई परेशानी नहीं है? उदय ने पूछा। सुखिया ने शर्माते हुए ना में सिर हिलाया।
तो मैं अब हवेली जा करके अभी और इसी वक्त बात करता हूँ। और इतना कह करके उदय चला गया। बहुत दिन हो गए ना तो उदय सुखिया से मिलने आया और ना ही कोई खबर आई। सुखिया ने भी सोचा कि उदय वापस शहर लौट गया होगा। इसी तरह 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन सुखिया अपने बाड़े में जानवरों के लिए सानी बना रही थी। तभी हवेली में एक आदमी संदेशा लेकर आया। उसने पूछा, रामदीन का घर यही है? सुखिया बोली, हाँ। उसने कहा, मुझे ठाकुर साहब ने भेजा है न्योता देने के लिए। किस बात का न्योता? सुखिया ने पूछा। वो बोला, ये लो न्योता, कल छोटे ठाकुर का ब्याह है। ठाकुर साहब के कोई पुराने दोस्त हैं उनकी बेटी के साथ, उसी का न्योता है। और इतना कह करके वो चला गया। सुखिया हाथ में न्योता लेकर के वहीं धम्म से नीचे जमीन पर बैठ गई और उसके आंसुओं से वो निमंत्रण पत्र गीला हो गया। इतने में कहानी सुनाते सुनाते श्यामली देवी भी रो पड़ी। राधिका बोली, नानी क्या हुआ, सुनाओ ना कहानी। फिर आगे क्या हुआ? उदय की शादी उस लड़की से हुई? श्यामली देवी बोली कि हाँ हुई ना शादी, और वो लड़की मैं थी। मैंने ही उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। शादी के बाद तुम्हारे नाना जी ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। घर वालों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि अगर मैं उस गरीब से शादी कर लूँगा तो मेरी छोटी बहनें कंवारी बैठी रहेंगी। मुझसे कसम ली गई और मैं फिर उसमें दोबारा ना मिलूं। अब मैं भी बहुत परेशान हो गई थी ये सुन करके। श्यामली देवी बोली, फिर आपने क्या किया नानी? राधिका ने पूछा। फिर मैंने तेरे नाना जी से उस लड़की का पता ठिकाना पूछा और एक रात एक नौकरानी के साथ साल ओढ़ करके उससे मिलने पहुंच गई। वो मुझे देख करके बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा कि छोटे ठाकुर की घरवाली हूँ। वो बोली, अरे तुम अंदर आओ बहन। और उसने मुझे एक मोतियों की माला भेंट में दी और बोली, बहन इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैंने कहा है ना। उसने पूछ लिया। उसने पूछा क्या? मैंने कहा, मुझे मेरे छोटे ठाकुर वापस कर दो, जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। फिर मैंने बताया कि उन्होंने किन मजबूरियों में ये ब्याह किया है, उनकी कोई गलती नहीं है। सुखिया की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसने मुझे भरोसा दिलाया और कहा कि बहन अब तुम निश्चिंत हो जाओ, छोटे ठाकुर तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ इस जन्म में। अगले जन्म में मैं किसी और को भी उनका नहीं होने दूंगी। और फिर पता नहीं सुखिया ने क्या ऐसा जादू किया कि फिर तुम्हारे नाना जी ने कभी भी सुखिया का नाम नहीं लिया। फिर सुखिया का क्या हुआ? उसने शादी की? राधिका ने फिर से श्यामली देवी से प्रश्न किया। नहीं, सुखिया ने शादी नहीं की। गोविंद को ही पालने पोसने में सारी जिंदगी लगा दी। बहू भी आ गई थी और पोता भी हो गया था उसके। फिर तुम्हारे नाना जी बहुत बीमार पड़े। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा, कुछ मांगूंगा तो मेरी इच्छा पूरी करोगी? मैंने कहा हाँ। वो बोले, एक बार मरने से पहले सुखिया से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनकी इच्छा का मान रखा और सुखिया को बुलाया। सुखिया को देखकर तुम्हारे नाना बहुत खुश हुए और बोले, अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो। सुखिया बोली, छोटे ठाकुर तुम भी कौन से जवान रह गए हो। दोनों ने उस दिन सालों बाद दिल खोल करके बातें की और खूब हंसे। फिर सुखिया चली गई, लेकिन पता चला कि रात को ही सुखिया भगवान के पास चली गई। उस दिन वो संतुष्ट हो चुकी थी शायद, और दूसरे दिन सुबह तुम्हारे नाना जी भी स्वर्ग सिधार गए थे। दोनों का सच्चा प्रेम था और दोनों की उम्र 40 साल की थी। और रमा के बाबूजी यानी कि छोटे ठाकुर बीमार हुए थे तो हमने रमा की शादी 16 साल में ही कर दी। 18 साल में सूर्यांश पैदा हो गया था। रमा को और सूर्यांश उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन छोटे ठाकुर साहब का देहांत हुआ था। तभी सूर्यांश के हाव भाव और शकल उनसे मिलती है। रमा बोली, ये तो ठीक है, लेकिन तुम अलका बहू को देख करके क्यों आश्चर्य में पड़ी? श्यामली बोली, ये अलका बहू नहीं, सुखिया है। मेरे पास सुखिया का कोई फोटो नहीं है, लेकिन इस जन्म में सुखिया ने अलका के रूप में जन्म लिया है। वो सूर्यांश ही उदय है। दोनों का मिलन फिर से हो गया। श्यामली देवी ने कहा, बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे मन से। अलका और सूर्यांश पिछले जन्म में उदय और सुखिया थे। पिछले जन्म में तो नहीं, लेकिन इस जन्म में दोनों ही एक दूसरे के हो गए थे। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी श्यामली देवी को हो रही थी। श्यामली बोली, अब सुन लिया सबने
कि मैं अलका को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुई थी। बहुत बड़ा संयोग है ये मेरे लिए, और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि जो मेरी वजह से पहले नहीं मिल पाए थे अब मिल गए हैं। अब मैं आराम से मर सकूंगी। बहुत बड़ा बोझ था मन में, अब वो हट गया। और चलो अब सब सो जाओ, कल सूर्यांश और अलका कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।